स्टूडेंट, पिछले भाग में हमने बक्सर के युद्ध तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे कंपनी के शासन का विकास। अंग्रेज सरकार ने नियामक कानून पारित कर उस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। कंपनी के व्यापारी एवं राजनीतिक हितों को अपने सीधा अंकुश में रखा और उसके अंतर्गत मुंबई, मद्रास गवर्नर और उसकी कौंसिल को रखा गया। इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आया। उसके समय में मराठाओं के साथ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम मराठा युद्ध और मैसूर के हैदर अली के साथ द्वितीय मैसूर युद्ध हुए। इन दो सत्ताओं के साथ एक साथ सामना करने से ईस्ट इंडिया कंपनी को कठिनाई हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस आया, जिसको उस समय का मैसूर का बाग कहा जाता था। कॉर्नवालिस ने रैयतवारी पद्धति अपनाई। उस समय टीपू सुल्तान के साथ उसका तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा और निजाम की सहायता ली और तीनों की सेना ने मिलकर टीपू सुल्तान की हार हुई। उसे संधि स्वीकार करनी पड़ी। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शॉर गवर्नर जनरल बना। उसके द्वारा अपनाई गई नीति तटस्थता की नीति थी। तटस्थता ना वो अंग्रेजों के खिलाफ था, ना ही वो भारतीय जनता के खिलाफ था। उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा एक तरफ घटी तो दूसरी तरफ मराठे अधिक शक्तिशाली बने। इससे जॉन शॉर के बाद आने वाले गवर्नर जनरल वेलेस्ली के सिर पर कंपनी को भारत में सर्वोपरि बनाने का उत्तरदायित्व आया। इसके लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि योजना लागू की। सहायक संधि योजना के अनुसार प्रत्येक राज्य को कंपनी सरकार प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी। यह सैन्य राज्य को आंतरिक और बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगी। पहली शर्त के अनुसार पूरे राज्य पर अंग्रेजी शासन का अधिकार हो गया। उसके बदले में दूसरी शर्त ये थी कि यो योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को सेना खर्च और उतनी आय वाले प्रदेश अंग्रेजों को देना होगा। उनका पूरा खर्चा सेना का किसके ऊपर आ गया? जो राज्य अंग्रेजों से हेल्प मांगेंगे वही राज्य उसकी सेना का खर्च उठाएंगे। तीसरी शर्त थी कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकेंगे। वो किसी के साथ संपर्क नहीं रख सकेंगे। चौथी थी राज्य को दरबार में एक अंग्रेजी प्रतिनिधि रखना पड़ेगा। और पांचवी थी विदेशियों को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। देखने में यह ऐसी लगती थी कि अंग्रेज हमारे कितने हितैषी हैं, लेकिन यह योजना एक मीठे जहर के समान थी। इस योजना को लागू करके वेलेस्ली ने बहुत सारे प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया। वेलेस्ली ने टीपू को सहायक संधि योजना करने के लिए कहा, किंतु उसने अस्वीकार कर दिया और योजना को स्वीकार करने से मना कर जाने पर उसने निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर ईस्वी सन 1799 में आक्रमण कर दिया और चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। वेलेस्ली के पश्चात भारत में गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग्स आया। उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुरखों की सेना शामिल की और पिंडारों के साथ युद्ध करके उन्हें अपने अंकुश में लिया। तीसरा मराठा युद्ध करके कंपनी की सर्वोपरिता स्थापित की। इसके बाद विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। इससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल बनकर आए थे उन्होंने साम्राज्यवादी की नीति अपनाई, जिससे राज्यों में असंतोष पैदा हो गया। उस असंतोष से एकता खड़ी ना हो जाए, इसके लिए उसने उदारवादी नीति अपनाई। विलियम बेंटिक के बाद भारत में गवर्नर जनरल के रूप में 1848 में डलहौजी आया। उसने उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला था। उसने साम्राज्यवादी नीति के कारण पोषण और कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि की और हड़प नीति अपनाई। हड़प नीति के द्वारा उसने पंजाब, पेगू, निसंतान राजा की मृत्यु होने पर भी उसने कई राज्यों को हड़प लिया, जिसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बघात और नागपुर थे।
प्रशासनिक व्यवस्था के बहाने उसने हड़प नीति में अवध को जीत लिया और कर्ज की वसूली के बहाने उसने निजाम का बराड़ प्रांत अंग्रेजों की सत्ता में सम्मिलित कर लिया। नाम मात्र की सत्ता को समाप्त कर हड़प नीति में कर्नाटक और तांजोर को सम्मिलित किया गया। डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ साथ एक सुधारवादी भी था। उसके समय में भारत में प्रथम रेलवे मुंबई थाना ईस्वी सन 1853 में भारत इंग्लैंड तार व्यवहार सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत की गई। विधवा पुनर्विवाह बाल विवाह प्रतिबंधित कानून उसके समय में पारित किए गए। 1757 से लेकर 100 वर्ष के समय में कंपनी की सत्ता में और साम्राज्य में दोनों में वृद्धि हुई। ऐसा करने से भारत के राज्यों में असंतोष को सामना करना पड़ा और उस असंतोष के परिणाम स्वरूप 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस प्रकार कंपनी के शासन का विस्तार हुआ और कंपनी के शासन के विस्तार के साथ साथ भारत के आर्थिक प्रभाव भी पड़ा। 100 वर्ष के शासनकाल में इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और कारखानों में तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता को पूरा करने वाला देश बना दिया गया। बंगाल 1708 से 1756 तक कच्चा रेशम, चीनी, सन तथा मलमल का निर्यात करता था, परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के कारण बंगाल की आर्थिक स्थिति धुंधली पड़ गई। कंपनी की अन्यायपूर्ण महसूल नीति के कारण भारत के किसान बेहाल हो गए, कर्जदार बन गए। महसूल अर्थात टैक्स नीति। अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के उद्योगों को विकसित करने के लिए भारत में कपड़ा उद्योग पर अन्यायपूर्ण चुंगी कर लगा दिया गया। भारत के उद्योग धंधों को कुचल डालने के लिए अनुचित तौर तरीके अपनाए, जिससे भारत के उद्योग धंधे पूरी तरह से बर्बाद हो गए। भारत के कारीगर गरीब और बेरोजगार हो गए। कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार करके बंगाल के कारीगरों से थोड़े समय में निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट लिखा लेते थे और यदि कारीगर इनकार करे तो उसे कोड़े मारने या जेल की सज़ा दी जाती थी। कंपनी के आगमन से पहले भारत का गांव स्वावलंबी और समृद्ध थे। वे अंग्रेजों के शासन के कारण गरीब और पराधीन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी शासन का सामाजिक प्रभाव। जिस प्रकार कंपनी शासन से आर्थिक प्रभाव पड़ा, उसी तरीके से कंपनी के शासन के विस्तार से सामाजिक प्रभाव भी पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्रों के विकास से भारतीय लोगों में विचार वाणी स्वातंत्र्य की भावना विकसित हुई। उस समय भारतीय समाज में कुछ प्रदेशों में कुरीतियाँ देखने को मिलती थी, जिसमें सती प्रथा, दूध पीती रिवाज, बाल विवाह आदि मुख्य थी। अंग्रेजों के संपर्क में आने के कारण राजा राम मोहन राय, दुर्गा राम मेहता, बहराम जी मलवारी आदियों ने कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कानून बनाए और प्रशासनिक ढांचे का अंग्रेजीकरण होने से अंग्रेजी जानने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ी। इसके परिणाम स्वरूप मैकाले के प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई। चार्ल्स वुड की सिफारिश से 3 यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजी जानने वाला एक वर्ग तैयार हुआ और समय व्यतीत होने पर उन्हें सुधारवादी मांगें शुरू करके सुधार की प्रक्रिया को गति प्रदान की गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में जिस प्रकार का सुधार किया गया वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया गया था, लेकिन देखा जाए तो परोक्ष रूप से इसका लाभ भारत को भी मिल रहा था। अच्छा विद्यार्थी मित्रों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है और इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है वो अपनी नोटबुक में उतार लेना। थैंक यू, बाय।